हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं हम डीएडबीडीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात करें यहाँ पे सीटेट और उसी के साथ में अदर स्टेट टीटीज़ की, विच इज़ क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करेंगे आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की, यानी कि CDP की, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। तो चलिए ये देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहते हैं भाई कि पियाजे के अनुसार जो है विकास की पहली अवस्था यानी कि जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु, इसके दौरान जो बच्चा है वो सबसे बेहतर सीखता है। तो ये जो है वो कब का है स्टेज यहाँ पे पूछी गई है। मूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, या फिर निष्क्रिय यानी कि न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो इनके अनुसार जो विकास की पहली स्टेज होती है वो क्या है, वो संवेदी पेशी अवस्था होती है। और इस अवस्था में जो बालक है वो इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है, यानी सेंसेस से सीखता है, यानी कि छूने से, टच करने से, पकड़ने से, सक करने से, और इसी तरीके की सहज क्रियाओं से जो है वो व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाएं करता है और जिसकी ओर वो अग्रसित रहता है। और इसी वजह से जो वो भाषा का अनुकरण करने लगता है और इसी तरीके से वो जो है आवाज़, प्रकाश, इन सब के प्रति जो है वो रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जो है वो सेंसेशन से सीखता है सब चीज़ें। तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा आपका इंद्रियों के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो अप्रोप्रिएट है। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किस टाइम पे। तो वो टाइम हमसे पूछी गई है, वो स्टेज हमसे पूछी गई है, कौन से टाइम पे, कौन से टाइम ड्यूरेशन पे जो है ये जटिल समाजीकरण होता है एक इंसान का, पर्सन का, चाइल्ड का। तो पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, या फिर किशोरावस्था के दौरान। देखिए सबसे अधिक अगर गहन और जटिल समाजीकरण की अगर हम बात करें तो ये तो भाई हम सबको पता है कि भाई किशोरावस्था जो होती है इसी के दौरान होता है, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। और इस अवस्था में देखिए होता क्या है, किशोरियों में जो है वो समूह निर्माण की प्रवृत्ति आती है, मैत्री की भावना का विकास होता है, यानी फ्रेंडशिप वगैरह बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, और सामाजिक गुणों का भी विकास इनमें जो है वो होने लगता है। तो समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, बहिर्मुखी प्रवृत्ति आदि सबका जो है ये विकास होने लगता है उनके अंदर। और यही जो है वह समाजीकरण की प्रक्रिया को समृद्ध एवं गहन बनाता है, जटिल बनाता है। तो आपका जो डी ऑप्शन है ना, ये किशोरावस्था के दौरान ही जो है वो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण एक बालक का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भाई कि अनुवंशिकता को डैश यानी कि सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सी टाइप की सामाजिक संरचना माना जाता है अनुवंशिकता को, हेरिडिटी को। तो गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक, या फिर गौण। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें वंशानुक्रम या फिर अनुवांशिक गुण, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने किससे मिलता है, जीन्स से मिलता है, यानी कि अपने माता पिता के जो भी जीन्स है उनसे हमको ट्रांसफर होता है ना। तो ये क्या होता है, ये स्थिर होता है। तो वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों की दिशा एवं दशा मिलती है, इसलिए वातावरण जो है वो सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जिसका कि वंशानुक्रम स्थिर पहलू है। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर अनुवंशिकता को, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो एक स्थिर पहलू है। लेकिन अगर हम वहीं पे अगर हम बात करते हैं वंशानुक्रम की, तो ये जो है वो स्थिर पहलू है, और ये जो है संरचना का जो गत्यात्मक पहलू है एग्जैक्टली देखा जाए तो, यानी कि अनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भाई कि सीखने का वह सिद्धांत जो कि पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। तो सीखने के लिए डैश सिद्धांत से संबंधित है। तो ये एग्जैक्टली कौन सा संबंध है इसका भाई सिद्धांत से, वो हमें यहाँ पे बताना है। व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानवादी, या फिर विकासवादी। देखिए सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रतिपादकों के मानना है कि भाई सीखने के लिए जो उद्दीपक है ना उसका होना ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो व्यक्ति जो है वो उद्दीपक के प्रति जो है वो प्रतिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है, और उसी के थ्रू वो जो है वो सीखता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि प्रतिक्रिया से प्राप्त होने वाला जो परिणाम है उसको जो है वो ध्यान में रख के वो सीखता है। अगर हम किसी चीज़
मतलब किसी बच्चे को अगर हम डांट देंगे तो नेक्स्ट टाइम से वो चीज़ रिपीट नहीं करेगा, लेकिन अगर उसी चीज़ के लिए उसे शाबाशी दी जाए तो वो डेफिनेटली उसको रिपीट करेगा। तो उनका मानना यही है कि भाई सीखना जो है वो अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, तो इसमें सूझ या फिर अंतर्दृष्टि की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। तो यहाँ पे जो आपका व्यवहारवादी सिद्धांत है ना, यही आपका जो है वो एप्रोप्रिएट यानी कि करेक्ट आंसर है। तो जो सीखने का सिद्धांत जो कि पूर्ण रूप से केवल और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, वो सीखने के आपके इस व्यवहारवादी सिद्धांत के ऊपर संबंधित है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। देखिए, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। देखिए, विद्यार्थियों को एकांकी हो गया, इनके द्वारा तथ्य जो होते हैं और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, उनकी समझ या सूझ को विकसित करने के लिए ये मात्र इसमें ये जो है वो बल ले देता है। इसलिए ये जो है वो कह सकते हैं कि भाई समझ के शिक्षण को प्रदर्शित ये जो है वो नहीं करता। यानी कि विद्यार्थी को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रिया को, हमें क्या है, बच्चे को सिर्फ याद यानी रटंत विद्या जहाँ पे आ गई ना वहाँ पे काम खत्म। तो हमें जो है इस पे हमको बच्चे को फोर्स नहीं करेगा भाई ये रट के आओ, ये याद करना है। और इस वजह से कोई टीचर किसी बच्चे को नहीं पढ़ाता है कि भाई उसको जो है वो टेबल्स लाइफ लॉन्ग याद रहने चाहिए इसलिए पढ़ाओ। भाई उसका जो है वो काम आगे आसान बन पाए, भाई उसको समझ में आ पाए, वो गणितीय क्रिया जो आसानी से कर पाए और उसके प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो यूज़ कर पाए, इसलिए कराया जाता है, ना कि उसे रटंत ज्ञान देने के लिए। तो भाई समझ के लिए शिक्षण को ये प्रदर्शित बिल्कुल भी नहीं करता। अगर समझ के सीखना है तो भाई समझना है ना, उसमें याद करने जैसी चीज़ कहाँ आती है। तो भाई विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य हमें नहीं बनाना है, हमें जो है वो उनको योग्य बनाना है समझने के। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मैच करती हैं, यानी कि समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या फिर नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो ये तीनों भी पॉइंट जो है वो अप्रोप्रिएट है रादर देन दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो याद करने पे जोर नहीं दे रहा है, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो वे कार्य करते समय जो है वो उच्च स्तर की ऊर्जा को जो है वो प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौतियों भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा जो है वो सफल होते हैं, या फिर उन्हें कार्य करने में जो है वो आनंद आता है। तो देखिए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए ये सही नहीं है कि भाई वे हमेशा सफल ही होते हैं। ठीक है, तो उनके क्या होता है, अभिप्रेरित होना ये बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह जो है उसके अंदर वो प्रकट करता है, ना कि उसके अंदर निश्चितता ये बता देगा कि भाई वो जो व्यक्ति है वो सफल ही होने वाला है। ठीक है, अनटिल अनलेस उसके पास जो है वो कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं हो जाऊंगा, ये नहीं चीज़ पॉसिबल है कि हम खाली कोई भी चीज़ ऐसे ही स्टार्ट कर दें कि हाँ भाई ये स्टार्टअप कर दिया भाई सक्सेस होना ही होना है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्डअप हरना चाहिए, मतलब अंदर से होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा हमेशा कोई सफल होगा ऐसे लिख के नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अभिप्रेरित बच्चों के लिए क्या सही नहीं है, तो ये हमेशा ही सफल होने वाले, ऐसा कहीं कोई ऐसे नोटिफाई किया हुआ कहीं पे नहीं है कि भाई वो हमेशा ही सफल होने पाए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई एक शिक्षिका अपने कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि कराना चाहती है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो ए ऑप्शन जो हमारा कहता है कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से जो है वो अलग कर दो, उनकी जो सृजनात्मकता है इसको समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, या फिर गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना, या फिर तनाव को नियंत्रित करना सीखना। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे अगर हमें किसी भी बच्चे के लिए अगर इस टाइप से अगर देखना जाए कि मतलब प्रतिभाशाली बच्चे हैं और उनकी योग्यताओं की उपलब्धि के लिए ज़रूरी ये नहीं होता है कि उनको भाई कक्षा से अलग बिठा के उनके समकक्षियों से जो है वो दूर बिठा दिया जाए और फिर उसके ऊपर भाई उसको पढ़ाओ अलग से सब करो, ऐसा नहीं है भाई। हम समावेशी कक्षा की बात करते हैं जहाँ पे समावेश मतलब क्या, हर टाइप का बच्चा जो है इंक्लूड होना चाहिए ना, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब क्या, सबका जो है वो इंक्लूजन करना है, उसके बाद पढ़ना है। तो यहाँ पे अलग करने की बात कहाँ से आती है, उनको जो है समकक्षियों से हम अलग कैसे कर सकते हैं। तो ये जो है प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि के लिए, यानी हम चाहते हैं कि भाई वो और ज़्यादा डेवलप करे, तो इसके लिए ये नहीं कि उसको अलग से जाके बिठा के पढ़ाओ। ठीक है, उसी में आपको पढ़ाना है। ये जो है वो आपका क्वेश्चन के हिसाब से सही था। ठीक है,
छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है वो पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, या फिर पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो देखिए, छोटे शिक्षार्थियों के पठन के लिए ये कठिनाई नहीं है कि भाई वे शब्दों और विचारों को समझने में ही कठिनाई हो रही होगी उनको। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, यानी कि शब्द में और विचारों को समझने में वो जो है वो कठिनाई, इसको हम जो है वो पठन की कठिनाई नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, उनको जो है वो शब्द, जो है छोटे बच्चे उनको विचार भी इतने भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भी नहीं समझते हैं, तो शब्दों और विचारों को जो है वो उनको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई उनको पठन में कठिनाई का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, ऐसा हम नहीं डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा है, छोटे शब्द है, मतलब शब्द है जो भी उसको नहीं भी अगर समझ पा रहा है, उसकी जो है मीनिंग नहीं समझ पा रहा है, तो ये डजंट मीन कि उसको जो है वो पढ़ने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा। बाकी हम कह सकते हैं कि हाँ, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई हो सकती है उसको बोलने में, वर्ण शब्द पहचानने में कठिनाई, हाँ बिल्कुल ये पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। पठन की गति में या प्रवाह में, उसकी फ्लुएंसी क्या है, इन सब में कठिनाई हम कह सकते हैं कि कठिनाई है। लेकिन शब्द को समझना और उसके थ्रू जो है विचारों को जो है वो गहन करना, ये हम नहीं कह सकते कि भाई ये पढ़ने की कठिनाई है, वो तो उसको समझने के लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है ना। तो आपका जो ए ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट था। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई शिक्षार्थियों का आत्म नियमन डैश की ओर संकेत करता है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय के अनुसार, या फिर स्व अनुशासन और नियंत्रण के हिसाब से, या फिर अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, या फिर विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। देखिए, आत्म नियमन का आशय क्या है? तो देखिए, ये जो है वो शिक्षार्थियों को स्वयं से अपने अधिगम का परीक्षण करने की, सीखने की योग्यता रखता हो, है ना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट है ना, यही है कि भाई अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनके अंदर जो वो कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो आपका जो सी ऑप्शन है ना कि भाई शिक्षार्थियों का जो आत्म नियमन है वो उनके खुद के, यानी कि अपने स्वयं के पर्यवेक्षण करने की जो है उनकी योग्यता, इसकी ओर जो है वो संकेत करता है। निम्नलिखित में से भाई किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? भाई व्यवहार का अध्ययन सीखना है, या फिर अनअधिगम यानी कि अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है? सीखना एक प्रक्रिया है जो कि व्यवहार में मध्यस्थता स्थापित करती है, या फिर सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कि अनुभवों को, यानी कि एक्सपीरियंस के बेस पे जो है वो परिणाम स्वरूप ये है घटित होती है। देखिए, व्यवहार का अध्ययन जो है वो सीखना कहलाता है, और यह किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि देखिए व्यवहार का अनुकरण उससे सीखा जा सकता है, मतलब बोलते हैं ना, उसे करके सीख सकते हैं हम, ना कि भाई कि व्यवहार का अध्ययन ये है इसे हम सीख लेंगे। ये जो है सीखना, यानी कि व्यवहार का जो अध्ययन है, इसे हम सीखना नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि व्यवहार का जो अध्ययन होता है ये किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, ये जो है वो व्यवहार का अनुकरण है, उसे जो हम सीख सकते हैं कैसे, खुद करके, है ना। तो ये जो है वो न कि ये व्यवहार का अध्ययन है, तो इसे जो हम वो करके सीख सकते हैं, ना कि ये किसी टाइप का अध्ययन है जिसे कि हम पढ़ के या फिर अंडरस्टैंडिंग करके इसको समझ लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो सीखने के लक्षण जिसके रूप में नहीं माना जा सकता है वो है व्यवहार का अध्ययन, जिसे कि हम सीखना कहते हैं, ये इसे हम नहीं मान सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है भाई सिद्धांत के रूप में रचनावाद यानी कि सूचनाओं को याद करने एवं पुनर्स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, या फिर अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, या फिर दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है? तो देखिए, यहाँ पे रचनावाद का सिद्धांत जो है ना, वही शिक्षार्थी को दुनिया के बारे में सोच विचार करने पे जो है वो दृष्टिकोण इन पे निर्मित करना और भूमिका पे जो है वो ये बल भी देता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भाई सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन सा है? परीक्षा में जो हर बार अच्छे अंक लेके आता है और योग्य है, पाश यानी कि लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में बहुत ही अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग उसकी बहुत ही विलक्षण है, और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो देखिए, सृजनात्मक मतलब क्या होता है? जो पार्श्व चिंतन कर सकता है, क्रिएटिव थिंक कर सकता है, अलग से सोच सकता है, कुछ क्रिएटिविटी उसके अंदर होती है, वो होता है जो समस्या का समाधान में जो है वो अच्छा होता है, पार्श्व चिंतन में अच्छा होता है। पार्श्व चिंतन यानी लेटरल थिंकिंग जो कहते हैं ना, लेटरल चिंतन या लेटरल थिंकिंग कहते हैं, समस्या समाधान में जो अच्छा होता है, क्रिएटिवली आइडियाज़ उसके पास जो है वो बिल्डअप होते रहते हैं, नए नए न्यू आइडियाज़ जो है वो क्रिएट करते रहता है, उसे ही हम क्या है, सृजनात्मक शिक्षार्थी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई अवधारणाओं का विकास जो है वो मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या फिर बौद्धिक विकास का। देखिए अवधारणाएं क्या होती है, इसका जो विकास है मुख्य रूप से ये बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी छवि जो है मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, और जिसके बारे में हर बार ये जो है वो सोच कर कि अपनी अवधारणा जो है हम वो प्रकट कर पाए, ऐसे होता है। ये इस टाइप का हिस्सा बन जाता है अवधारणाओं के लिए। तो यहाँ पे जो है वो बौद्धिक विकास जो है ये जो है मुख्य रूप से अवधारणाओं का विकास जो है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी अवधारणा को क्या करते हैं, सोचने के लिए उसकी जो छवि होती है वो मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, और उसके बारे में जो है वो सोचकर अपनी अवधारणा जो है वो प्रकट करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न भिन्न होते हैं। विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में या फिर विकास की दर में। आंसर बताने से पहले आपको बता दें भाई, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, देर किस बात की है। और आइए बात करते हैं यहाँ पे आंसर की। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो सिद्धांत है ये कहता है कि भाई प्रत्येक बालक को एवं बालिकाओं को विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है, एक अपना ही ओन स्ट्रक्चर होता है। इनके जो है सामाजिक, शारीरिक और मानसिक ये सभी टाइप की जो विकास दर होती है ये डिफरेंट होती है, भिन्न भिन्न होती है, और इसीलिए जो है वो समवयस्कों में भी व्यक्तित्व भिन्नता जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है, जो ये विकास की दर होती है ना ये डिफरेंट होती है, ये भिन्न भिन्न होती है। हर एक स्टेज पे हर एक बालक में डिफरेंट ये होती है। तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।